Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion. Use the following key to choose the appropriate answer. A. If assertion as well as reason are correct, and reason is correct explanation of assertion. B. If assertion as well as reason are correct, but the reason is not the correct explanation of assertion. If the assertion is correct but reason is not, C. Then D is if the assertion is incorrect but reason is correct. Now let's read the statement. Bohr's theory gave reasonably correct spectroscopic result for hydrogenic species even though it used classical mechanics for its derivation. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारा इसका की कॉन्सेप्ट होगा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. तो बोहर मॉडल ऑफ एटम में हमारे पास बहुत सारे पोस्टुलेट्स थे. उनमें से कुछ हमारे पास हम देख लेते हैं. सबसे पहला, एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. तो हमारे पास यानी एक न्यूक्लियस होता है सर्कुलर स्फेरिकल, और जिसके चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, लेकिन बोहर ने डिस्क्राइब किया कि वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमते हैं, कि उनकी एनर्जी जो है वो फिक्स है और उनका जो रेडियस है वो न्यूक्लियस है वो भी फिक्स है. तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है के. उसके बाद सेकंड ऑर्बिट होगा जो वो एल होगा. देन इसी तरह से एम, देन एन. ये हम कंप्लीट ड्रॉ नहीं कर रहे, तो ये इस तरह से कंप्लीट अगर बनाते हैं इनको तो ये स्फेरिकल होंगे. तो उसके बाद बोहर ने बोला था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन के शेल में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इफ़ इट्स एब्जॉर्ब द एनर्जी. तो यहाँ पे इसने एक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया. उसके बाद ये एक्साइट होके एल सेल में चला जाता है. तो अगर एल में चला गया तो थोड़ी देर बाद ये अपनी पोजीशन को रीगेन करने के लिए दोबारा के सेल में आएगा, और जब ये यहाँ से के एल सेल से के में जंप करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा. अगर एल से के अंदर जंप करेगा तो एनर्जी को एमिट करेगा, और वो एनर्जी इस दोनों सेल्स के एनर्जी गैप के इक्वल होगी. तो इस तरह से जो बोहर मॉडल ऑफ एटम था उसने डिस्क्राइब कर दिया था करेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजल्ट्स ऑफ हाइड्रोजनिक स्पीसीज, और हाइड्रोजन के लिए ही उसने एक्सप्लेन किया था. ओके नाउ, तो हमारा जो ये रीजन एजर्शन है वो करेक्ट होगा. तो बोहर थ्योरी गेव रीजनेबली करेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजल्ट फॉर हाइड्रोजेनिक स्पीसीज इवन दो इट यूज द क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर इट्स डेरिवेशन. इसने भी क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ किया था, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से उसको होल्ड कर रखा है, और उसका जो ऑर्बिट है वो फिक्स है. तो यानी इसने क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ करके एक्सप्लेन किया था हमारा. बोहर थ्योरी में हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स की वजह से, क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से हम इसमें जो स्पेक्ट्रा था उसको एक्सप्लेन कर रहे थे. तो क्लासिकल अप्रोच जिसमें हमारे न्यूटोनियन लॉज एप्लीकेबल होते हैं. नाउ रीजन इज द सेमी क्लासिकल अप्रोच इज वैलिड टू सम एक्सटेंट. सेमी क्लासिकल अप्रोच मतलब जिसके अंदर हमारा यानी हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स प्लस क्वांटम मैकेनिक्स. प्लस क्वांटम मैकेनिक्स. तो सेमी क्लासिकल अप्रोच मतलब जिसमें हमारा क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों लॉ कुछ हद तक एप्लीकेबल होंगे. अप्रोच इज वैलिड टू सम एक्सटेंट फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेरिवेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ हाइड्रोजेनिक स्पीसीज. ये कोइंसिडेंटली जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे थे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए,
तो इसीलिए हमारा जो बोहर थ्योरी ने करेक्ट रिजल्ट्स दिए थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में। सो हमारा जो एजर्सन है वो भी करेक्ट है और जो रीज़न है वो भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसीलिए इफ़ एजर्सन इज़ करेक्ट एज वेल एज रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, तो हमें ए सेलेक्ट करना है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट explanation of A. Option A would be the most appropriate option to this question. Hope you understand the concept well. Best of luck.